दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज़ ग्रुप और एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज़ ग्रुप के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि देखिए जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2022 के बारे में जो है सरकार जो है तैयारियां शुरू कर दी है। अभी 21 का रिजल्ट आया और 22 में भी टेट जो है समय से करा लिया जाए तो इसके लिए जो है शासन स्तर पर सुगबुगाहट जो है शुरू हो चुकी है। अब ये देखिए जो है इसका फॉर्म यानी जल्दी ही इसके फॉर्म आने की भी संभावना है और हो सकता है कि ये यदि मान लीजिए कि मई या जून में इसका फॉर्म आ जाए तो अगस्त सितंबर या अक्टूबर के आसपास जो है इसका एग्ज़ाम करा लिया जाए। ये जो है शासन स्तर पे बात चल रही है। अब रही बात कि जो स्टूडेंट नए हैं या जिन्होंने बीएड पास आउट किया है या जो हो सकता है कि टेट क्वालिफाई कर लिए पिछली बार उनका नंबर कम रह गया, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नंबरों से टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक विशेष सलाह है कि देखिए सबसे पहले जो है आप लोग ये समझिए कि आज हम इसके कुछ सिलेबस पर चर्चा करेंगे और इसकी स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे कि ये एग्ज़ाम जो है निकलता कैसे है और इसके निकालने के तरीके क्या हैं। देखिए आप लोग वीडियो तो बहुत देखते होंगे, बहुत चैनलों पर भी देखते होंगे, कई सारे प्रश्न जो है रट करके जाते हैं और हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया हो, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है कि आप गए और इसको क्वालिफाई करके चले आए तो हल्के में लेंगे तब भी एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, और ज़्यादा यदि सीरियस ले लिए या आप ऐसे हो गए कि अब इसके बगैर तो हम जिएंगे नहीं मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप सबसे पहले जो है इस एग्ज़ाम के रणनीति को समझिए। रणनीति को यदि आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आधा एग्ज़ाम आप ऐसे ही क्वालिफाई कर गए, और यदि रणनीति नहीं समझे तो हो सकता है कि आपकी अच्छी तैयारी भी हो और फिर भी जो है आप अच्छा नंबर नहीं लाएंगे। ये चीज़ समझिए। पहले सबसे पहले देखिए इसके हम सिलेबस पर चलते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है और कितने कितने नंबर का पूछा जाता है। पहले यदि ये समझ गए तो इसके बाद जो है दो तीन चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए है क्या कि इसमें टोटल जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? यानी 150 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 2 घंटा 30 मिनट। ठीक, तो ये तो पहले दिमाग में रख लीजिए कि आपको 2.5 घंटे का समय मिल रहा है। प्रश्न रहेंगे आपके कितने? 150। और जब प्राइमरी स्तर का टीईटी दे रहे हैं तो इसके लिए जो है ये प्रश्न जो है कितने भागों में बटे रहेंगे? तो ये प्रश्न बटे रहते हैं 5 भागों में। ठीक, कितने भाग में? 5 भाग में। पहला भाग होता है, जैसे आप पेपर देंगे तो इसमें पहला भाग आपको दे देता है बाल विकास का। ठीक, तो बाल विकास एवं मनोविज्ञान से जो प्रश्न होते हैं ये आपके 30 प्रश्न रहते हैं। ये चीज देखिए। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या इसको करना है ये सब चीज़ हम बताएंगे। तो देखिए पहले एक बार आप सरसरी निगाह से देखिए कि जो शिक्षा एवं बाल विकास का प्रश्न है ये आपसे पूछा गया 30 प्रश्न। ठीक, दूसरा प्रश्न है ये आपसे पूछा जाता है हिंदी का। हिंदी ये जो है सभी के लिए कंपलसरी होता है, तो 30 प्रश्न यहाँ से भी प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। एक दूसरा जो उसका सेक्शन होता है ये सेक्शन होता है मैथ का, और मैथ से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरे के बाद ये जो चौथा सेक्शन होता है तो चौथे सेक्शन में क्या है कि आपको जो है 2 लैंग्वेज पूछे जाते हैं। एक लैंग्वेज 3 लैंग्वेज है। यूपी में ये जैसे जाएंगे तो 3 लैंग्वेज है, एक है उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, तो उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत से जो भी आपको लगे कि हम इसमें कंफर्टेबल हैं या इसकी हमें जानकारी है तो आप उर्दू कर सकते हैं यदि उर्दू की जानकारी है, तो इंग्लिश अच्छी से आ रही है तो इंग्लिश कर सकते हैं, या आपको संस्कृत आ रही है तो संस्कृत। किसी 3 में से एक को चुनना है जो आपको आ रहा हो। और ये कब चुनना है? जब आप फॉर्म भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं
तभी उस फॉर्म में ही सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको चुन लेना है। यानी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में तो आपको हिंदी देना ही देना है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, आप संस्कृत भी ले सकते हैं, या आप उर्दू भी ले सकते हैं, जिसमें आप अच्छे से कंफर्टेबल हों। ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया। अब जो पांचवा सेक्शन है, ये पांचवा सेक्शन है, देखिए ये पांचवा सेक्शन है आपके पर्यावरण का। अब ये समझ लीजिए कि कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि केवल पर्यावरण के प्रश्न आएंगे, और कभी कभी इसमें कोर्ट पर भी कोर्ट में जा करके जब प्रश्न इधर उधर से आ जाता है तो फाइल दायर करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो आप लोगों को समझना ये है कि ये देखिए, ये पर्यावरण तो है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ इस सिलेबस में ये भी मेंशन रहता है कि आपके विज्ञान से संबंधित भी कुछ प्रश्न होंगे, वो इसमें दे देगा। आपके इतिहास से संबंधित भी कुछ प्रश्न होंगे, वो अभी उठा करके दे सकता है। भूगोल से या नागरिक शास्त्र का मतलब है कि आपके संविधान से, नगर पालिका, न्यायपालिका, पंचायत, इससे भी कोई प्रश्न हो तो उठा करके दे देगा। ठीक, तो ये हुआ। और इसके बाद जो है पर्यावरण से ठीक, तो अब ये देखिए कि ये टोटल जो हो गए आपके 5 सेक्शन, और ये 5 सेक्शन से टोटल प्रश्न पूछे गए आपके 150। ये चीजें हो गया। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम ये करना है कि आपके जो सेक्शन है, इन सेक्शनों को पकड़ना है कि एक एक सेक्शन को पहले आप अच्छे से तैयार करिए। जब इस एक एक सेक्शन को पकड़ करके जब आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो देखिए आपके पास जो है आसानी से, यानी आराम से जो है 125 प्रश्न सॉल्व करने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी 125 प्रश्न के लिए जो है यदि आपका टारगेट है तो 125, 120 या 115 के ऊपर ही आपका स्कोर रहेगा। यदि आपकी रणनीति अच्छी है तो आप 150 की रणनीति बना करके चले और अच्छे से काम किए नहीं तो 150 तो आया नहीं, हो सकता है कि एग्जाम में फेल भी हो जाएं। यदि अच्छी रणनीति नहीं रही और केवल डींगे मारते रहे कि हम 150 ही करके आएंगे, करके तो आना है 150, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं। लेकिन इसमें 150 से अब ये देखिए दो चीज़ है। एक चीज़ ये है कि इसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं, यानी जो जनरल कैंडिडेट हैं, इनके लिए 60%, यानी 150 का 60% 90 प्रश्न, ठीक है ना, यानी 90 प्रश्न जो है आपको करना है, तभी आप इसमें क्वालिफाई होंगे। और जो ओबीसी और एसी के कैंडिडेट हैं, तो ओबीसी और एसी के कैंडिडेट को 5% की छूट है, यानी आपको 82 प्रश्न, ठीक है ना, 82 प्रश्न करना है। 55% करेंगे तो ये 82 के आसपास आ जाएगा, यानी 81 पॉइंट कुछ आता है। तो 82 प्रश्न करेंगे तभी आप जो है इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ दिमाग में रखिएगा कि पहले तो क्वालिफाई करना है, क्योंकि इससे कम नंबर आपका आया, यदि हो सकता है कि आपका 89 नंबर आया, जनरल कैंडिडेट हैं, आप जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, या ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपने 81 क्वेश्चन किया तब भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि पहले इस स्कोर को पार करिए, यानी जनरल कैंडिडेट हैं तो 90 पार करिए, और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 82 पार करना है, ठीक, तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। अब जो है देखिए इसका जो सर्टिफिकेट है, अब इसको लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है। पहले क्या था कि इस सर्टिफिकेट को 7 साल के लिए जो है वैलिड किया गया था। कितने, यानी 7 ईयर्स के लिए वैलिड किया गया था। अब इसको जो है लाइफ टाइम कर दिया गया है, ठीक। तो ये लाइफ टाइम अब वैलिड हो गया है, यानी एक बार आप करिए और लाइफ टाइम से छुटकारा पाइए, यानी एग्जाम आप देते रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप बार बार इसको देने के चक्कर में क्यों पड़ेंगे, जब आपको चांस मिला या चांस मिलने की संभावना है। जैसे आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, आपका टीचिंग चल रहा है, आप इसी समय यदि टीचिंग के समय ही आपने इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लिया
तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं है। टीचिंग वाला ये सेक्शन है, जैसे कि जब आप टीचिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। यदि यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़े तो आपका आधा काम जो है यहीं पे आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो आप डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ते हैं और यहाँ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव रूप में आता है। तो जब डिस्क्रिप्टिव अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी ऑब्जेक्टिव जो है आसानी से कर पाएंगे। तो ये चीज़ तो ये हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये रहा कि यदि आप अच्छी तैयारी कर लिए और इसके हर सेक्शन पर आपकी अच्छी पकड़ हो गई तो आप 125, 130 या 120 प्लस करने के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। अच्छे से 120 प्लस क्वेश्चन जो है निकाल लेंगे। और यदि आधे अधूरी तैयारी करके जाएंगे, किसी सेक्शन को किए किसी सेक्शन को छोड़ दिए, तो ये जो है या तो आप खींच खांच करके पास होंगे या हो सकता है कि 2-4 नंबर से रुक भी जाए। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। अब इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक चीज़ देखिए। जैसे जब एग्जाम में आप जाते हैं तो है क्या कि ये देखिए, कुछ लड़कों का क्या होता है कि मैथ थोड़ा सा लूज होता है। यानी जैसे आर्ट वाले स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा मैथ पर वो जो है फोकस नहीं करते, इसलिए उनका मैथ क्या रहता है, कमज़ोर रहता है। और मैथ से भी आपके 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैथ सोच करके ये जाएंगे कि चलिए मैंने ये इस सेक्शन को तो अच्छे से हम कर लेंगे, इसको थोड़ा बहुत देखेंगे। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए कि कभी कभी इससे प्रश्न टफ आ गए, इससे प्रश्न टफ आ गए, या आप संस्कृत लिए हैं और संस्कृत से ही सोच करके गए कि संस्कृत के प्रश्न आसान आएंगे, संस्कृत के ही प्रश्न टफ दे दिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका स्कोर जो है नीचे चला जाता है, ठीक है ना। अब उस स्थिति में यदि आपने थोड़ा मैथ पर मेहनत किया है, मैथ पर मेहनत किए हैं, तो आपका स्कोर सम्मानजनक स्थिति में चला जाता है। और इसको छोड़ करके गए इसके भरोसे, तो हो सकता है कि पास तो हो गए लेकिन खींच खांच करके पास हुए। खींच खांच का मतलब है कि 90, 92, 93 जनरल में आपका मेरिट आया, या ओबीसी हैं तो 90 से लेकर के 80, 85 के बीच में आप रह गए। तो ये न हो, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये है कि आपको इसके सिलेबस को उठाना है। सिलेबस को एक एक करके देखना है कि इस सिलेबस में हमने कहाँ तक अपनी तैयारी की। और इस सिलेबस से सबसे पहला काम यह है कि यदि आप सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। और यदि प्रश्न उससे बाहर आ भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जो हैं उसको डील करने की स्थिति में रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम एक एक करके सिलेबस में ये एक ओवरऑल जो है मोटा मोटी, यानी इसके हम सूक्ष्म लेवल पर नहीं गए, लेकिन इसमें कौन कौन से जो विशेष टॉपिक है उसके बारे में हम एक एक करके बता देते हैं। देखिए, जो बाल विकास एवं मनोविज्ञान है, तो बाल विकास एवं मनोविज्ञान का जो पहला टॉपिक है, बाल विकास सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। यानी ये जो बाल विकास है, ये क्या कह रहा है कि बाल विकास सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। तो बाल विकास में आप देखेंगे कि आप जीरो से लेकर के, जैसे आप चलेंगे तो जीरो से लेकर के शुरू होता है। यानी बच्चा जब से पैदा होता है या गर्भ में आता है तभी से उसका क्या हो जाता है कि डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे इसमें। यानी बाल अवस्था क्या कहते हैं कि जन्म से लेकर के और उसके बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था में क्या परिवर्तन हुआ, इन सभी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। दूसरा है कि शिक्षण की विधियां। अब ये दूसरा आ गया कि देखिए शिक्षण की विधियां। और शिक्षण की विधियां में क्या है, शिक्षण की विधियां में आगमनात्मक विधि क्या है, निगमनात्मक विधि क्या है, ठीक है ना। ये तमाम विधियां जो है शिक्षण की, कौन कौन सी विधियां, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, ये माइक्रो टीचिंग क्या है, ये सभी चीज जो है हम इसके अंतर्गत जो है पढ़ेंगे। तो ये शिक्षण की विधियां होगी। अब है कि समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। अब देखिए, ये समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। समावेशी शिक्षा का
अर्थ ये हुआ कि कोई बालक है, कोई बालक जो है विशिष्ट बालक है या कोई सामान्य बालक है। विशिष्ट बालक का मतलब कोई विकलांग बालक है, कोई मंदबुद्धि बालक है और कोई जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक है, ठीक है ना। ऐसे बालकों के बीच में कैसे सामंजस्य बनाया जाए और उनको कैसे शिक्षा दिया जाए, ये समावेशी शिक्षा एवं परामर्श के अधीन आएगा और इसका अध्ययन हमें करना है। अब देखिए अधिगम एवं अध्यापन। देखिए अधिगम एवं अध्यापन, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो देखिए अधिगम में 3 चीज़ें होती हैं। अधिगम में एक होता है पाठ्यक्रम, दूसरा होता है बालक और तीसरा होता है शिक्षक। ये तीनों लोग मिल करके एक अधिगम का निर्माण करते हैं। यानी कौन हो गया, ये है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है ना। ये तीनों मिल करके अधिगम का निर्माण करते हैं। ये तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा, अधिगम नहीं होगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अधिगम के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, तो यही चीज़ यानी शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीनों रहेगा तभी अधिगम की प्रक्रिया शुरू होगी, नहीं होगी। तो ये चीज़ें हो गया। अब क्या हो गया है कि देखिए अब नया सिलेबस जो जुड़ा है इसमें क्या कर दे रहा है कि हर टॉपिक में वो आपको एक जोड़ दे रहा है अध्यापन की विधियां, ठीक है ना। तो अधिगम में अध्यापन की क्या भूमिका है, चाहे पर्यावरण में अध्यापन की क्या भूमिका है, हिंदी में अध्यापन की भूमिका क्या है, इंग्लिश में अध्यापन की भूमिका क्या है, संस्कृत में अध्यापन की भूमिका क्या है। तो ये हर टॉपिक में आपके प्रश्न आएंगे और 4 से 5 प्रश्न जो है इसके रह जाते हैं। तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। अब चलिए हम देखते हैं हिंदी पर आते हैं। हिंदी में जब आएंगे तो देखिए हिंदी में हमने कहा कि ये 30 शब्द आपसे पूछे जाते हैं। अब क्या होगा कि इसमें एक टॉपिक है अनुच्छेद एवं अपठित। अपठित अनुच्छेद से अभिप्राय ये है कि ये आपको दे देता है एक पैराग्राफ और पैराग्राफ में ये कहेगा कि इस पैराग्राफ को आप पढ़िए और पढ़ करके इसका क्या निकालना है, उसी से कुछ प्रश्न पूछ देगा और इस प्रश्न को क्या निकालना है, आपका आंसर करना होता है। तो ये पैराग्राफ के प्रश्न आते हैं। दूसरा आता है वर्णमाला से। और वर्णमाला में ये समझ लीजिए कि वर्णमाला से अच्छे प्रश्न आते हैं। तो ये वर्णमाला का मतलब है स्वर है, व्यंजन है या मात्राएं हैं, जितने भी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न हैं ये सब जो है इसमें आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक। तीसरा है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह में देखेंगे चाहे अर्ध विराम, अल्प विराम कहाँ लगता है, ये सभी चीज़ें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह, खड़ी पाई, ये सभी कहाँ लगते हैं, ये भी प्रश्न जो है आपसे बनता है कहाँ पे, विराम चिन्हों के अंतर्गत। अगला है कि विलोम एवं समानार्थी। जैसे आप विलोम देखेंगे, पर्यायवाची है, समानार्थी है, तद्भव है, तत्सम है, ठीक है ना। ये सभी जो हैं यहाँ आपके सिलेबस में हैं, ये प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। अब आएगा लिंग है, वचन है, संधि है, समास है, इससे भी प्रश्न जो है आपके बनते हैं। भाषा, बोलियाँ, कौन सी भाषाएं हैं, कहाँ कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, इससे भी प्रश्न जो है आपका बनता है। अलंकार जो है, अलंकार के बाद लेखक, रस, इससे भी प्रश्न जो है उठा करके पूछता है। जैसे किसी रचना का लेखक का नाम हमसे पूछ लिया जाए या कोई अलंकार का उदाहरण दे दिया जाए और ये प्रश्न जो है पूछ लिया जाए। जैसे मान लीजिए एक अलंकार का मतलब क्या है कि कोई एक अलंकार दिया कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खावे बहुराय नर या पावे बहुराय हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है यहाँ से उठा करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। भाषा विकास का अध्ययन, अध्यापन, यानी भाषा का डेवलपमेंट कैसे होता है, बालक भाषा कैसे सीखता है, भाषा सीखने के लिए बालक के लिए क्या क्या परिवेश होना चाहिए, ये सब जो है अध्यापन में आएगा। तो ये तो हो गया आपका ये बाल विकास एवं मनोविज्ञान के जो सिलेबस हैं। हिंदी के जो सिलेबस हैं ये आगे। अब आएंगे जब आप गणित में, तो गणित से भी 30 प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे हैं कि संख्याएं में देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये सारे जो हैं संख्याओं के अंतर्गत आता है।
उसी तरह से जब आएंगे मौसा लौसा, तो मौसा लौसा आप लगाएंगे, मौसा लौसा से प्रश्न जो है बनते हैं, हर बार एक दो उठा करके प्रश्न पूछ देता है। जोड़ घटाव गुणा भाग ये सामान्य गणित है, यानी सामान्य स्तर पर आपको इतनी गणित आनी चाहिए कि जब आपकी नियुक्ति एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में हो तो बच्चों को जो है गणित पढ़ा सके, तो ये आपसे उम्मीद रखी जाती है। ऐकिक नियम और प्रतिशत, ऐकिक नियम और प्रतिशत के भी प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। लाभ हानि, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। अब जब त्रिकोणमिति में जाएंगे तो त्रिभुज से प्रश्न जो है उठा करके पूछे जाएंगे, कोणों से उठा करके प्रश्न पूछे जाते हैं, कैलेंडर से प्रश्न जो है एक दो दे दिया जाता है, आंकड़े दे दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे पाई चार्ट के रूप में दे दिया गया या स्तंभ के रूप में दे दिया गया, आंकड़े उठा करके दे दिया गया और इसे आपके प्रश्न बन जाएंगे। और फिर इसी तरह से गणित का अध्यापन में क्या रोल है, इससे भी 5 प्रश्न जो है अब पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका मनोविज्ञान, हिंदी, गणित। अब चलते हैं हम पर्यावरण पे। पर्यावरण से प्रश्न जो है 30 बनेंगे। हमने कहा कि इसमें क्या कर देता है कि विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण के प्रश्न जो है मिला करके पूछ लेगा। अब इसमें पर्यावरण में आएगा तो परिवार, परिवार का परिवेश क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या भोजन करते हैं, कैसा आवास है, ये सारे प्रश्न जो है इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। मेला कौन कौन से लगते हैं, आपके आसपास में नदियां क्या हैं, नाले क्या हैं, पठार क्या हैं, संविधान में ग्राम पंचायतों का रोल क्या है, नगर पंचायतें यानी आपका राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ये सब चीज़ें जो है इससे प्रश्न जो है छोटे छोटे उठा करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। यानी एक तरह से कहिए कि जीके जीएस टाइप का प्रश्न होता है। इसे आसानी से यदि आप सही से तैयारी कर लिए तो ये 30 प्रश्न जो देता है इसमें 28-29 प्रश्न जो है आप कर ही ले जाते हैं, लेकिन अच्छे से तैयारी करें तो ये हो गया आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न हो गए। अब लास्ट जो टॉपिक है ये है कि द्वितीय लैंग्वेज, ये दूसरी भाषा के रूप में जो 30 प्रश्न हैं ये ऑप्शनल है। अब इसमें क्या है कि जिस भाषा की जानकारी आपको हो, जो सेकंड पेपर के रूप में आप फॉर्म में भरे हैं उसी को करना है, ठीक। अब मान लीजिए कि आप अंग्रेजी भरे हैं तो अंग्रेजी के लिए क्या आएगा, इसी तरह से एक पैसेज आएगा, जैसे हिंदी में पैसेज आता है तो अनसीन पैसेज आ गया। टेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो टेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में क्या जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। अब इसी तरह से टेंस के प्रश्न आ गए। आर्टिकल से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पंचुएशन से प्रश्न है, एक्टिव पैसिव वॉइस से है, और वर्ड का जो फॉर्मेशन है इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जेंडर आ गया, ठीक है ना। तो ये प्रश्न क्या है कि आपके इंग्लिश में इस टॉपिक से ये प्रश्न जो है आपके बनते हैं, यही जो है आपका सिलेबस है। यदि आप संस्कृत के हैं, संस्कृत पढ़ते हैं या संस्कृत भरे हैं तो संस्कृत में भी आपका एक दे दिया जाएगा। इसी तरह का क्या दे दिया जाता है, अपठित अनुच्छेद दे देता है। और अपठित अनुच्छेद एक नहीं, ये 2 उठा करके दे देता है। ये क्या करेगा कि एक आपका गद्य से दे देता है और दूसरा पद्य से दे देगा, ठीक। तो गद्य और पद्य का 2 अनुच्छेद दे देगा। इसी तरह का 5-5 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल जाएगा। फिर इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ें जो है इसमें जो हिंदी में आपने पढ़ा वही चीज़ें जो है यहाँ पे संस्कृत में भी दे देगा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, संधि, समास, ये सब जो है इसमें जो है समाहित रहेगा, ठीक। और फिर भाषा का विकास, इसमें भी लिंग, वचन, लकार ये सब रहेगा, ठीक। भाषा का विकास कि भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और फिर इसका 5 क्वेश्चन जो है संस्कृत का अध्ययन अध्यापन में क्या रोल है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को बताया कि ये 150 जो प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न कैसे होते हैं, किन किन सेक्टर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि इन सेक्टर को अच्छे से डिफाइन करके आप किए तो आसानी से आप 125 क्वेश्चन
कर ले जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके लिए देखिए मैं एक चीज और बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि इसमें से आपने 25 प्रश्न किया, ठीक, 25 प्रश्न यहां से आप कर ले जाते हैं और इसी तरह से 25 प्रश्न का आंकड़ा आपका यहां से भी रहता है, तो 25 प्रश्न हो गए आपके 50 प्रश्न, ठीक, और 20 से 25 प्रश्न आपके यहां से भी हो जाएंगे, 20 से 25। तो यदि मान लीजिए कि आपने यहां पे क्या किया कि 20 ही प्रश्न किया, तो 50 और 20 कितने हो गए, 70, और यदि 20 प्रश्न यहां से आप करते हैं 20 से 25, तो यदि आपका 20 प्रश्न हो गया तो 90, ठीक, और यहां से यदि फिर 20 से 25 प्रश्न यदि यहां से भी आपका हो गया 20 से 25, यदि मान लीजिए कि यहां से 25 प्रश्न कर ले गए तो ये क्या हो गया, 115 प्लस हो गए। ठीक, तो 20 से 25 के आंकड़े में भी यदि आपने किया, लेकिन यहां चाहेंगे तो आप 28 भी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर भी आप चाहें तो ये 25 से 28 के बीच में भी आप प्रश्न कर सकते हैं। और यहां यदि आप अच्छे से तैयारी किए तो इसमें भी 25 प्रश्न निकालने की आपकी स्थिति रहती है। तो आपकी तैयारी इसी तरह की हो कि आप जो है 120 प्लस जो है स्कोर कर सकें। तो इसके लिए आपकी ये फुल स्ट्रेटजी के साथ जो है हम क्लास लेकर के अपने एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज ग्रुप पर एक एक पार्ट का अच्छे से सारे क्वेश्चंस और इसके डिस्क्रिप्शन सभी हम कराएंगे। तो आप हमारे एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज ग्रुप पर विजिट करिएगा। हम हर एक टॉपिक का एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।